76 साल भारत से पीछे हैं, और उसके बाद इसी तरह आप 53 साल बांग्लादेश से पीछे हैं। 53 साल पीछे। मैं प्रूव करना चाहूंगा इसके बाद। आप अब अफगानिस्तान से भी पीछे हैं, मैं उसको प्रूव करना चाहूंगा। बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इस वक्त उनकी 2688 रुपीस है, उनकी जीडीपी 2688 डॉलर। I'm sorry, I'm mistaken। भारत की जीडीपी 2400, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद $2410 जीडीपी। आपकी जीडीपी कहां है? 1588 है। आप इन दोनों मुल्कों का हिस्सा थे। आप एक से आप 53 साल पीछे हैं, एक से आप 76 साल पीछे हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे लेके। भारत में $1 ₹83 का है इस वक्त, आज की डेट में। 117 बंगाली, जो बंगाली उनका टका है, 117 है $1 की। अफगानी 69.50 अफगानी मिलते हैं। आपका क्या है? 278 है। और IMF आपको कह रहा है कि ये 330 पर लेकर जाना है आपने। यहां आप खड़े हैं, और मैं आपको बार बार चीख के कहता हूं कि इस्लामाबाद की एस्टेब्लिश डिवीजन के अंदर हर जो सेक्रेटरी बैठा है उसके पास डिग्री हार्वर्ड की है और ऑक्सफोर्ड की है। आज मैं बल्कि खासकर जो आगे बातें करूंगा वो मैं एड्रेस ही इन ब्रिटिश एजेंटों को करना चाहता हूं। कई लोग इसके मेरे अगले आने वाली बातों में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे वो, क्योंकि मैं 2-3 मुल्कों की मिसालें देना चाहता हूं। शायद इन लोगों को कोई शर्म आ जाए। सिंगापुर इनके सामने है। सिंगापुर की इस वक्त जीडीपी $88,500 है चीमा साहब, सिंगापुर की। मैं सिंगापुर को भी डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि खुदारा इन सिविल सर्विस जो आपके हैं, इस पाकिस्तान के खर्चे पे इनको बर्तानिया और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों में भेजना बंद कर दें। इनको भेजना है तो बांग्लादेश भेजें कोर्स करने के लिए, इनको इंडिया भेजा करें कोर्स करने के लिए, उसकी भी जरूरत नहीं है। इनको कोई यार गूगल पे रिसर्च कर लो। खुदारा ये पाकिस्तान के ऊपर जुल्म ना करो। ये यहां आते हैं तो वापस नहीं जाते। ये यहां मंसूबे बना के जाते हैं, बीवियां बच्चे यहीं छोड़ के जाते हैं, और फिर पाकिस्तान में रिश्वत का रेट डॉलरों और पाउंडों में करते हैं। जाके तरस करो इस कौम के ऊपर। मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। चीमा साहब, मैं खासकर एक अल सल्वाडोर, एक छोटा सा मुल्क है साउथ अमेरिका में, वहां एक यंग प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा उनका जो है वो जीता है, नायब बकले उसका नाम है। फलस्तीन से उसके एंसेस्टर फलस्तीन से शिफ्ट होके अल सल्वाडोर गए थे। कंजर्वेटिव इस वक्त सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी फार राइट सबसे बड़ी मिसाल उसकी है। 3 साल के अंदर उसने एक ड्रग इन्फेस्टेड कंट्री जो क्राइम के अंदर डूबा था, वहां पे उसने आज उनका कैपिटल वॉशिंगटन डीसी से ज्यादा सेफ है। वॉशिंगटन डीसी से, मुझे लफ्ज उसका इस्तेमाल मैं करना चाहूंगा, उसने टकर कार्लसन को उसने इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने कहा कि पैसिफाई द कंट्री। मैंने डबल तादाद की फौज की क्राइम को लड़ने के लिए 70,000 गिरफ्तारियां मैंने, जो गैंग्स थे, जो ड्रग माफिया, 70,000 का उनको अरेस्ट किया। 70,000। चीमा साहब, कौमें ऐसे नहीं बनती। आप तो कौम ही नहीं हो ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। आपके अंदर वो फार्मूला ही नहीं जो कौमों के अंदर होता है चीमा साहब। फिर उसने दूसरी बात की, उस इंटरव्यू जो टक्कर कार्लसन को दिया, उसने कहा 70 मैंने वीटो किए थे कानून, जिनको जुडिशरी ने मजाक बना के तो उनको कहा कि उनको सुपरसीड किया जुडिशरी ने। फिर वो कहता मैं फिर कौम के पास गया हूं कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी दो और मैं रेफरेंडम कराता रहा अपने कानून मुल्क को बचाने के लिए। आपके कंट्री के अंदर जो जुडिशरी है वो सारे पॉलिटिशियन बैठे हैं, वहां पे एक्टिविस्ट बैठे हैं सारे चीमा साहब, सारे पीटीआई के वर्कर चट्टे हैं, सारे चट्टे। उनके सामने कौम नहीं है, उनके सामने पाकिस्तान नहीं है, चट्टे हैं सारे। उसके बाद उसने मिसाल दी चीमा साहब, मैं हैरान हूं। मैं चाहूंगा ये बच्चे, खासकर जो लौंडा लपाड़ा आवारा फिर रहा है, ये टक्कर, खैर इनको तो इंग्लिश आती नहीं है। मैं खून के आंसू रोया हूं अगले दिन जब ये मैं हैरान था यूट्यूब के ऊपर, जब ये हार के भागे हैं आपके लौंडे लपाड़े क्रिकेट वाले, तो उसके बाद जाके उन्होंने लॉकर रूम, एक ट्रेडिशन होता है, लॉकर रूम में जाके उन्होंने मेडल दिए अपने खिलाड़ियों को। टोटल कन्वर्सेशन वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपके आवारा लौंडे लपाड़े जो ये अफसरों के बच्चे जो आप क्रिकेट टीम के आपने अंदर डाले हैं, इनको इंग्लिश कोर्स कराते हैं आपके क्रिकेट वाले, फिर भी इंग्लिश नहीं बोल सकते। अब मैं क्या मिसालें दूं इनको, मैं इन लोगों की क्या, ये गूगल करने की सलाहियत नहीं रखते। अगर ये गूगल करके क्या पढ़ेंगे? ये सारा आवारा बच्चा जो आपका है, करप्ट अफसरों के आवारा बच्चे जो पीटीआई के सारे वर्कर हैं, इनको क्या पता इंग्लिश में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है।
हाँ चीमा साहब, उसने टक्कर कार्लसन, इनको क्या पता टक्कर कार्लसन खाने वाली चीज है, किसी बर्गर का नाम है या किसी जर्नलिस्ट का नाम है, मैं क्या इनको बताऊं, लेकिन उसने इंटरव्यू किया है और उसके अंदर जो नायब बखले है उसने उसको बताया है कि आपका अमेरिका भी नीचे जा रहा है। आपने भी जब 9/11 की यादगार, सितंबर 11 की यादगार बनाने में 10 साल लगाए, जबकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1 साल में बनाया गया था। उसने मिसाल दी उसने कहा आपको भी क्राइसिस है। फिर ये जो सीएसएस अफसर के आपके जो आपके सारे तो नहीं मैं कह सकता, कुछ अच्छे भी होंगे, तभी इस वक्त अभी तक पाकिस्तान कायम है, 5% 3% अच्छे भी होंगे। उनसे मेरी दूसरा रिक्वेस्ट है, अगर किसी को गूगल करना है तो अर्जेंटीना के अंदर अवियर मिले आ चुका है, उसको प्लीज गूगल करें आप। दिसंबर 2030 में आया है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता रहा है बंदा, वो जो इस वक्त वहां पे चेन सा था उसके हाथ में। जब वो आता था तो अपनी कैंपेन के दौरान कुल्हाड़ा अपने हाथ में रखता था कि मैंने आके गवर्नमेंट आधी कर देनी है। चीमा साहब उसने आते ही 15,000 बंदा निकाल दिया जॉब से। उनकी गवर्नमेंट के ऊपर सबसे बड़ा बोझ था उस मुल्क के ऊपर कि वहां पे जो उनके गवर्नमेंट मुलाजमीन सिफारशी, जिस तरह आपने पीआईए में भर्ती किए, उसने आते ही 15,000 निकाल दिए। 70,000 बंदा टारगेट लिस्ट पे है। मेरा एक क्वेश्चन है इन सारे सेक्रेटरियों से और सारे ये ब्रिटिश एजेंटों से, पीआईए जो बेच रहे हो, बाहर से भी तो आके कुछ चलाएगा ना। माइका लाल खुद क्यों नहीं चला लेते हो भाई? खुद क्यों नहीं चला लेते इसको? ये सीख लो इस अर्जेंटीना वाले से, ये मिले से देखो। और दूसरा, चीमा साहब आप बात कर रहे हैं अभी शहबाज शरीफ साहब पैसे मांगने गए हो, किकबैक लेने जाते हो, सारे मिले आया है अर्जेंटीना का, यहां आके वो गूगल के ऑफिस में गया सारा अपने साथ लोगों को लेकर। उसके बाद वो एप्पल के ऑफिस में गया, उसके बाद वो इलान मस्क से मिला है जाके खुद, और उसके बाद जाके उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम बना के यहां से लेकर गया। कभी आपका कोई प्राइम मिनिस्टर गया इनके ऑफिस में? इनको माइक्रोसॉफ्ट के स्पेलिंग नहीं आएंगे आपके जितने सियासतदान है, जितने एस्टेब्लिशमेंट वाले। चीमा साहब ये चाइना में सिर्फ पैसे मांगने, किकबैक लेने जाते हैं। कभी गए हैं ये गूगल के ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में गए? कभी इन्होंने सोचा है कि बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह पढ़ानी है? वो मिले गया चीमा साहब अर्जेंटीना का। उससे आगे चलते हैं। इनको सबको पता है कि ये जो जितने आप भेजते हैं, ये जो लोअर मिडिल क्लास के सीएसएस अफसरान आप भेजते हैं ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए, जो यहां मकानों पे निशानियां ले जाके लगाते हैं, जो इस वक्त सारे जो टोरंटो बैठे हैं, इनको सबको पता है सिंगापुर में क्या हुआ था। चीमा साहब सिंगापुर की हिस्ट्री क्या थी? ब्रिटिश ने खरीदा था। कलकत्ता बंगाल के अंदर अफीम लगाते थे, अफीम काश्त की जाती थी, प्रोसेस की जाती थी सिंगापुर में, और फिर चाइनीज वर्कर थे वो सारे अफीम पे लग गए थे, अफीम खाना शुरू हो गए थे, अफीमची हो गए थे। उसके बाद वहां पे जो ली क्वान, जो उसके बाद उनका जो प्राइम मिनिस्टर ली आया, चीमा साहब उसने आके पहले मलेशिया के साथ इल्हाक किया। उन्होंने वहां पे, मलेशिया ने मले को अपने को ज्यादा राइट्स देते थे, फिर वहां से वापस आया। चीमा साहब उसने कानून बनाए हैं, सजा दी जाती थी जिसका बच्चा पढ़ता नहीं था चीमा साहब। और जो उन्होंने उसके बाद माइनॉरिटी की सेफ्टी के लिए जो कानून बनाए, जो पॉलिसियां बनाई, आज भी वहां पे डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। आपका बच्चा स्कूल जाता है तो जो उसका मजहब है, दूसरे मजहब का उसने लिबास पहनना होता है। रिलीजियस हार्मनी सिखाई किस तरीके से उन्होंने। चीमा साहब वहां पे आप च्युइंगम च्यू करके नहीं फेंक सकते आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह करप्शन को उन्होंने कंट्रोल किया। इस वक्त दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिंगापुर का है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ली का बच्चा है। $6 लाख तनख्वाह है उसकी। इतनी तनख्वाह इसकी हमारे बाबे की नहीं है, अमेरिकन प्रेसिडेंट। इसके बाद वो करप्शन करता है, फिर वो उसको तो निगराह देते हैं। चीमा साहब भज फिरते हैं, चाइना ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਕਬੈਕ ਲੈਣ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਆके सजा किवें ਦਿੰਦੇ ਨੇ, गोली मारते हैं। करप्शन पैदा है। आपकी इकोनॉमी ठीक ही नहीं हो सकती जब तक आप करप्शन ठीक नहीं करेंगे। चीमा साहब एक बात मैं और मजीद आज आपको बताना चाहूंगा। टक्कर कार्लसन ने जब पूछा था नायब बखले से, तुम्हारी पहली टर्म का क्या टारगेट था, दूसरी टर्म का क्या टारगेट है, उसने कहा पहली टर्म के अंदर मेरी ख्वाहिश थी, मुझे पता था जब तक अमन नहीं होगा, पीस नहीं होगा इस मुल्क के अंदर, इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। मैंने पहले 3 साल में पीस पे काम किया, अब दूसरे 3 साल में इकोनॉमी पे काम करूंगा। पाकिस्तान का आर्थिक संकट लगातार गहराता ही जा रहा है। पाकिस्तान पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, जिससे देश के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
पाकिस्तान ने बीते 10 सालों में कर्ज लेने में रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तान पर 2013 के बाद से कर्ज 5 गुना बढ़ गया है। मार्च 2024 तक पाकिस्तान पर कर्ज 67.525 ट्रिलियन रुपए हो गए हैं। इस कर्ज पर ब्याज देने में देश के राजस्व का बड़ा हिस्सा जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2024 से पहले 9 महीनों में सार्वजनिक कर्ज पर कुल 5.5118 ट्रिलियन रुपए ब्याज दिया है। पाकिस्तान के सार्वजनिक ऋण में हर साल जो भारी वृद्धि हो रही है वह मुख्य रूप से राजकोषीय घाटे के चलते है। इससे पाकिस्तान के दिवालिया होने तक का अंदेशा कुछ एक्सपर्ट जता रहे हैं। द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आज के समय में अगर अपने सभी सार्वजनिक ऋण चुकाने का फैसला करता है तो उसकी जीडीपी का 2/3 हिस्सा इसमें चला जाएगा। ये उसके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 63.67% है। वर्तमान के बाजार मूल्य पर पाकिस्तान की जीडीपी का मूल्य वर्तमान में 106.045 ट्रिलियन यानी 375 बिलियन डॉलर है। कुल सार्वजनिक ऋण जून 2018 से 24.953 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर मार्च 24 तक 67.525 ट्रिलियन रुपए हो गया है। देश में पारदर्शिता बढ़ाने और निवेशक के आधार में विविधता लाने के लिए सरकार ने 1998 के ट्रेजरी बिल नियमों और 2008 के इजारा शुल्क नियमों में संशोधन किया है। इन संशोधन ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 1 वर्षीय निर्धारित दर इजारा शुल्क की पहली नीलामी की सुविधा दी है। ऋण भुगतान के संबंध में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने के दौरान सार्वजनिक ऋण पर ब्याज 5.517 ट्रिलियन रुपए दर्ज किया गया, जबकि वार्षिक बजट अनुमान 7.302 ट्रिलियन रुपए था।